बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। आम बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ऐसे में देश का ग्रोथ इंजन माने जाने वाले स्टार्टअप जगत की इस बजट से क्या है उम्मीदें और मौजूदा दौर में स्टार्टअप किन किन चुनौतियों का कर रहे हैं सामना, इस खास शो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं हर्ष वर्मा और आज मेरे साथ है खास 3 मेहमान जिनका मैं तारुफ आपसे कराता हूं। सबसे पहले है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप ज़ेप के को फाउंडर और सीईओ आकाश गुप्ता। दूसरे हैं ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप शिप रॉकेट के सीएफओ तन्मय कुमार और तीसरे फिनटेक स्टार्टअप पेट के फाउंडर एनवी सुब्रमण्यम। तो सबसे पहले आकाश, मेरा आपसे पहला सवाल है, क्योंकि सरकार का सबसे ज्यादा फोकस ईवीज पर है, तो ऐसे में क्योंकि सरकार बैटरीज के लिए पीएलआई स्कीम लेकर आई है, दुनिया कई तरह की सब्सिडीज प्रोग्राम चला रही है, लेकिन अभी भी कौन सी की चैलेंजेस हैं जो आपको लगता है इकोसिस्टम फेवरेबल इकोसिस्टम के लिए अभी और कुछ करना, बहुत कुछ करना बाकी है? देखिए, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल ईवी को सबसे पहले मौका देने का। आई नो इट्स द नीड ऑफ द आवर। देश में पोल्यूशन कम करने का मुहिम हमने जारी कर रखा है जिप इलेक्ट्रिक के थ्रू, राइट। अगर आप देखें तो गवर्नमेंट के बारे में मैं ये बोलूंगा कि उन्होंने कुछ अच्छे कदम उठाए हैं। सबसे पहले तो मैं तारीफ करना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन को पुश करने के लिए सब्सिडीज, जो फेम सब्सिडी बनाई है, इट्स अ वेरी वेरी सपोर्टिव पॉलिसी। जो ईवी मार्केट में जो अभी पिछले 6-8 महीने में सुपर बूम आया है, एकदम से डिमांड बढ़ गई है और अब हम 1% से कम नहीं 2-3% की तरफ टारगेट कर रहे हैं ऑफ द ओवरऑल टू व्हीलर सेल्स विच आर इलेक्ट्रिक। तो ये कुछ पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखें कि अडॉप्शन अभी भी उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे चाहत है, राइट। अगर हम COP 26 नॉर्म्स की बात करें या फिर एक ईवी अडॉप्शन को 100% कब तक हम पहुंचा सकते हैं, आई थिंक वहां पे बहुत सारे इको सिस्टम प्ले की जरूरत है, जिसमें कि फिनेंसिंग भी आती है, जिसमें बैटरी की आपने सही बात करी, पीएलआई स्कीम्स की बात आती है। तो आई थिंक उन सारी और B2B सेक्टर में अडॉप्शन को भी एक स्पेसिफिक रूप में पुश करना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से पॉइंट ये है कि एक हमें एक सब्सिडीज तो एक तरफ हो गया, बट फंडिंग और फिनेंसिंग ऑफ ईवीज को लेके कुछ स्पेशल स्टेप्स मिसिंग है, जिसके कारण अडॉप्शन उस लेवल पे नहीं हो पा रहा। बिकॉज एक ईवी में ना लोगों के दिमाग में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं कि व्हीकल चलता कैसे है, इसको चार्ज कैसे करना है, राइट, और ये रुक जाएगा तो मेरा क्या होगा। उसके लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं, बट स्टिल अगर उसको फिनेंशियली वो एक बेनिफिट मिल जाए कि मेरे को आसानी से लोन मिल रहा है या आसानी से फाइनेंसिंग हो पा रही है, तो आई थिंक अडॉप्शन पुश होगा। इसमें एक मैं पॉइंट बोलना चाहूंगा कि इसमें मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा कि ग्लोबली पिछले साल करीब 40% ऑफ ऑल द VC फंड्स जो कि इन्वेस्ट हुए थे वो इलेक्ट्रिक और सस्टेनेबल स्टार्टअप्स में हुए थे, राइट। जबकि इंडिया में अगर देखा जाए तो वो परसेंटेज बहुत बहुत कम है अभी। बहुत कम है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंडियन VCs आर स्टिल वेटिंग एंड वाचिंग कि ईवी क्या है, समझते हैं, फिर कुछ एक्शन लेंगे। आई थिंक यहाँ पे अगर ईवीज को लेके कुछ फंड ऑफ फंड्स बना दे गवर्नमेंट, राइट, कि हम सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप्स या सस्टेनेबिलिटी को लेके एक फोकस्ड फंड हाउस बनाते हैं which will push the sustainability adoption, that could be a great innovation and a plank कि global funds भी फिर इंडिया को ऑटोमेटिकली करेंगे। ठीक है, अब मैं अगला सवाल तन्मय आपसे पूछता हूँ। जैसे हम बात करें कि सिंगल विंडो सिस्टम हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, वेयर हाउसिंग हो या फिर टैक्सेशन की बात की जाए, कई तरह के परेशानियों से मौजूदा दौर में आप जैसे आपका स्टार्टअप हो या फिर आपसे जुड़े और भी स्टार्टअप इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी दिक्कतें हैं और किन किन दिक्कतों को दूर किया जाना चाहिए? एज लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम इनेबलर, राइट, हम क्या कर रहे हैं एज शिप रॉकेट? हम छोटे से छोटे स्टार्टअप को एक इफिशिएंट और ऑर्गेनाइज्ड लॉजिस्टिक्स का एक्सेस दे रहे हैं। कोई भी एक बिजनेस छोटा सा छोटा शिप रॉकेट में 200 रुपए 500 रुपए से स्टार्ट करके ऑनलाइन डिजिटल अपनी चीजों को शिप कर सकता है प्लेटफॉर्म को यूज करके। जब हम ये करते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि हम एक छोटा सा रोल अदा कर रहे हैं इंडिया की इकोनॉमी में जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने का ना। अगर आप सोचें तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एक हमारी जो इकोनॉमी में है और हमारे बिजनेस स्टार्टअप बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा कॉस्ट है। लगभग इंडिया की इकोनॉमी में 14%
जीडीपी का पार्ट जो है वो कहा जाता है लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर। ग्लोबली ये बेंचमार्क जो है वो 7% का है। ये कॉस्ट कैसे कम होगा, कैसे हम इसको और इफिशिएंट बना सकते हैं, इसके कई सारी चीजें सरकार कर सकती है। अब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत बड़ा पार्ट हैं, बहुत दिनों से बात चल रही है कि वो जीएसटी के अंदर आएंगे। बिल्कुल, और ये बात ही चल रही है। हम एट सम पॉइंट इस पे स्टेप्स धीरे धीरे सरकार को लेने पड़ेंगे, लेकिन अभी तक कुछ ऐसी उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड बट अगर इस पे स्टेट्स की अलाइनमेंट चाहिए, पर अगर ये स्टेप लिया जाए तो ये बहुत बड़ी इफिशिएंसी ला सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई और चीजें हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स में टेक्नोलॉजी प्ले जो कंपनी स्टार्टअप्स कर रही हैं हमारे जैसी, इसमें काफी, अगर ऑटोमेशन से हमने रियलाइज किया है कि बहुत बड़ी इफिशिएंसी लाई जा सकती है। और इस पे सरकार को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देकर ओवरऑल इकोनॉमी को बहुत बड़ा इम्पेटस मिल सकता है। न्यू एज कंपनीज जो हैं वो ओवरऑल अपनी जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है उसमें हमारा इनपुट यही होगा कि कैसे इंसेंटिव्स लाए जाएं ताकि टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन लॉजिस्टिक्स सेक्टर में और हमारी जैसी कंपनियों को सरकार एनकरेज कर सके थ्रू इंसेंटिव्स, थ्रू फंडिंग, थ्रू प्रोवाइडिंग रिबेट्स एक्सेट्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं बढ़ता हूँ सुब्रमण्यम सर की तरफ। सर, आज देश में करीब 2000 से ज्यादा फिनटेक कंपनियां हैं और ये बाजार आगे भी बहुत तेजी से उभर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कैपिटल जुटाने की या फिर बात करें जो रेगुलेटरीज हैं बहुत सारी, अगर हम लोग फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं फिनटेक कंपनियां, तो उसमें बहुत सारी तरह की पाबंदियां भी शामिल हो जाती हैं। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं कि ये आपकी इंडस्ट्री पे कितना प्रभाव डालती है? मैं ये देखता हूं कि कंपनियों के अगर आप लाइफ साइकिल देखें तो एक होता है एंट्री, उसके बाद लाइफ साइकिल चलाना, कंपनी को ऑपरेट करना, उसके बाद एग्जिट। ठीक है जी। तो जो ऑपरेशन होता है वो हर एक इंडस्ट्री या सेक्टर का अलग अलग होता है। जैसे फाइनेंस हो गया या लॉजिस्टिक्स हो गया या ईवी हो गया, तो उसमें तो जो आपके टाइम टू टाइम आपके कुछ चेंजेस आते रहेंगे, चाहे वो रेगुलेशन हो गया, कभी मतलब वो ओटीपी आएगा, कभी जाएगा, कभी केवाईसी आएगा, कभी जाएगा। तो वो जो है इकोनॉमी की मैच्योरिटी के बेसिस पे वो चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स। तो मैं उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक्चुअली इस बार जब शो में आने के पहले मैंने अपने काफी एंटरप्रेन्योर दोस्त और एंजल इन्वेस्टर्स और थोड़े और इन्वेस्टर्स को पूछा कि मैं जा रहा हूँ, आपकी क्या राय होगी, मैं किस बारे में बात करूँ। तो इंटरेस्टिंगली सभी लोगों की राय ये थी कि एंट्री और एग्जिट के बारे में बात कीजिए। तो व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि देखिए, हमें ये बिलीफ है, नॉट ओनली एंटरप्रेन्योर्स बट आल्सो गवर्नमेंट को ये बिलीफ है कि स्टार्टअप हमारे फ्यूचर के लिए काफी इम्पोर्टेंट है ना। तो उसमें हम ये देखना चाहते हैं कि ये, और स्टार्टअप बड़ा रिस्की गेम है। 90-95% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल। हाउ इज इट दैट वी कैन ऐसा एक कैसे एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें ताकि और ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, ना सिर्फ एंटरप्रेन्योर बट आल्सो इन्वेस्टर। तो एक रेफरेंस पॉइंट हमें मिला। अगर हम 20-25 साल पहले अगर देखें तो रियल एस्टेट सेक्टर हमारे भारत में उतना बड़ा नहीं था। सरकार ने क्या किया, रियल एस्टेट सेक्टर सिंस इट इज फोर्स मल्टीप्लायर, क्योंकि उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट आती है वो काफी मल्टीप्लाई होती है उसका इफेक्ट, उन्होंने काफी सारे सॉप्स लेके आए थे। जैसे कि आप एटीसी एग्जम्पशन लिमिट है, ठीक है जी, आपका इंटरेस्ट आपका डिडक्शन कर सकते हैं, अगर कोई लॉसेस हैं तो आप सेट ऑफ कर सकते हैं, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी मिलते हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ। टैक्सेशंस के बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो मेरी ये विश लिस्ट है कि क्यों ना भारत सरकार रियल एस्टेट की तरह स्टार्टअप सेक्टर को भी उसी नजरिए से देखे। बहुत अच्छे कोई उसमें बहुत ज्यादा इनोवेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट कट कॉपी पेस्ट है। तो हाँ, तो जो एंटरप्रेन्योर है उसको मदद मिलेगी, जो एंजल इन्वेस्टर है उसको मदद मिलेगी। ओके, एंड द सेम थिंग, जो इनकम टैक्स एग्जम्पशन इस पे दे दो। जो अगर लॉसेस होते हैं, काफी एंटरप्रेन्योर्स लाखों करोड़ों रुपए अपना डालते हैं, कुछ सक्सेस होते हैं, काफी लोग फेल हो जाते हैं। Is there a set-off which is possible? Similarly, can there be long-term capital gains with indexation? लोग 7-7, 10-10, 15-15 साल कंपनी बनाते हैं, लेकिन जब आप एग्जिट करते हैं तो उनको वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का मिलता नहीं है। तो मुझे लगता है अलॉन्ग विद दिस, अगर ग्रेटर रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन भी अगर अलाउ कर सकें, ठीक है जी,
तो हमारा इकोसिस्टम जो है, जैसे बाकी लोग भी बोल रहे थे, तन्मय, आकाश वगैरह, और रोबस्ट हो सकता है, और काफी एंट्री और एग्जिट में काफी और सुविधा मिल काफी सकती है, सुविधा से। जिससे आपका जो वेलोसिटी है, आज अगर हम 100 कर रहे हैं तो आसानी से वो 1000 तक जा सकता है। बिल्कुल। भारत सदियों से एक व्यापार ओरिएंटेड कंट्री कंट्री रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बरकरार रहेगा और ये हम आगे बढ़ते रहेंगे। बस इसको एक ढांचा अगर और बेहतर मिल जाए तो मुझे हाँ, लगता है कि वी कैन बी 10x। बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि मैं भी बहुत सारे स्टार्टअप से बात करता हूँ तो कई तरह के जटिल मुद्दे हैं, जैसे ईसॉप की भी बात करें तो बहुत सारी दिक्कतें, टैक्सेशन ईसॉप को लेकर बहुत सारी बिल्कुल, परेशानियां झेल रहे बिल्कुल, हैं स्टार्टअप्स। बिल्कुल। चलिए मैं एक और आकाश की तरफ रुख करता हूँ। आकाश, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि क्या है कि एक आम इंसान से लेकर इंडिया इंक तक बहुत सारी डिमांड है वित्त मंत्री के पास। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं, आपकी एक विश लिस्ट जिसको मतलब आपको लगता है कि वित्त मंत्री जी को ये बात मान ही लेनी चाहिए, आपको क्या लगता है वो क्या होनी चाहिए? देखिए, आई थिंक सुब्रमण्यम जी का बहुत अच्छा पॉइंट था, और जस्ट टू ऐड टू इट, देयर कुड नॉट बी अ बेटर टाइम टू डू दिस, बिकॉज अभी शार्क टैंक पूरे देश में छाया हुआ है, तो पीपल नो स्टार्टअप्स क्या है, फंडिंग क्या है, तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। बट हाँ, टॉकिंग अबाउट मेरी विश लिस्ट, राइट, तो देखिए मेरा है, आई मीन जिप इलेक्ट्रिक का मिशन है मिशन जीरो एमिशन, एंड आई थिंक गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं मिशन वही है कि कैसे पोल्यूशन और एमिशंस को कम करा जाए। तो उस राह में मेरा सबसे पहला एक जो रिक्वेस्ट होगा वित्त मंत्री जी से, वो ये होगा कि एक तो ईवी की आज जो फिनेंसिंग है वो बैंक्स और जो सीजन्ड एनबीएफसीज है वो थोड़ा कम करने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक जो एंड ऑफ लाइफ है ना, वो बहुत प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है ईवी का, कि ये 3 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, और 4 साल बाद बैटरी का क्या होगा, राइट? क्योंकि बैटरी 50% कॉस्ट है इलेक्ट्रिक की, हो सकता है व्हीकल 6 साल 7 साल चल जाए, बट बैटरी हैज अ सर्टेन लाइफ। तो अगर ड्यूरेबिलिटी कम है। इफ देयर इज एन ऑर्गेनिक बायबैक या फिर स्क्रैपेज पॉलिसी जो कि नेशनली निकाली जाए, कि एनी बैटरी, बिकॉज एनीवेज गवर्नमेंट बैटरी पे पीएलआई भी ला रही है, और रिसाइकलिंग भी इन सब की करी जा सकती है। देयर आर ग्लोबल कंपनीज जो इनके आफ्टर द बैटरी लाइफ दे डिसेमिनेट द केमिकल्स आउट ऑफ इट एंड देन दे ट्रेड आउट। तो आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल साइंटिफिक फॉर्मूला, अगर उस पे एक पॉलिसी निकाली जाए तो ये बहुत पुश करेगी ईवी अडॉप्शन को, राइट? दूसरी चीज जो अडॉप्शन को ही पुश करने के लिए मेरी दूसरी गुजारिश होगी, वो ये होगी कि अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट्स में, यूरोपियन यूनियन और ऑल दीज मार्केट्स, वहां पे कार्बन जो ईवी से बचता है उसको बहुत अच्छे से मोनेटाइज करने के लिए एक्सचेंजेस बनी हुई है, राइट, विच आर कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंजेस। टेस्ला, जो कि एक बहुत बड़ा नाम जो हम सब जानते हैं, उसका बहुत बड़ा रेवेन्यू पोर्शन कार्बन ट्रेडिंग से आता है, जितना वो कार्बन बचाते हैं बिकॉज ऑफ सेलिंग देयर कार्स। तो आई थिंक इंडिया में किसी को इसके बारे में खबर नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज हु आर जनरेटिंग पोल्यूशन, और उनके अपने ईएसजी नॉर्म्स होते हैं, बट उनके लिए अगर ये कार्बन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया जाए, जिससे कि जो एक्सेस कार्बन सेविंग कंपनीज हैं, वो लो कार्बन सेविंग कंपनी से बाय करके एटलीस्ट अपने ईएसजी नॉर्म्स को मीट कर पाए, दैट कुड बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मूव। और देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए भी होगा कि अगर मैं एक कोई भी व्हीकल चल रहा हूँ, चाहे वो ओला का हो, चाहे एथर का हो, चाहे वो जिप इलेक्ट्रिक या रेंटल प्लान पे हो, बट हर किलोमीटर पे मुझे कार्बन जो सेव कर रहा हूँ वो दिख रहा है, और उसके अगेंस्ट मुझे उसकी वैल्यू दिख रही है, दैट कैन रियली गिव अ लॉट ऑफ इम्पेटस टू ईवी अडॉप्शन। मतलब वील फ्लॉन्ट कि आज मैंने इतना कार्बन सेव किया। वर्डल आर्ट की जगह हम ये पॉइंट आउट करेंगे। नहीं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा, और मैं चाहता हूँ कि अगर वित्त मंत्री जी ये सुन रही हो, हम लोगों के इस इंटरव्यू को आगे सुने भी, तो इस चीज को जरूर इम्प्लीमेंट करें। मैं तो ये चाहता ही हूँ। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तन्मय, मेरा आपसे सवाल है कि क्योंकि यही मेरा इस तरह का ही आपसे सवाल हो, क्योंकि मैं पूरा लॉजिस्टिक की अगर मैं बात करूं इस लॉजिस्टिक फील्ड की, तो आपको क्या लगता है कि सरकार को कहाँ फोकस होना चाहिए बजट में? सो मैं पहले, इसके पहले कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूं, मैं आपने ईसॉप वाला बड़ा पॉइंट बोला, मैं उसको एक डिफरेंट छोटा सा डायमेंशन देना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। एंड देन मैं अपने पॉइंट बताता हूँ। आपने एक बात बताई कि ईसॉप्स को लेके टैक्सेशन का इश्यू है, इस पे बहुत इंटरेस्टिंग अगर इंफॉर्मेशन सोची जाए कि अगर इंडिया में जो लास्ट फ्यू इयर्स में जितने यूनिकॉर्न बने हैं ना, उनकी अगर आप वैल्यूएशन सिंपल देखेंगे तो 300 बिलियन से ज्यादा है। और ये सारी कंपनीज में अगर 5 से 7% भी अगर ईसॉप दिए जाते हैं, और सारी ईसॉप स्टार्टअप सिस्टम
ईसॉप्स पे टैलेंट एक्वायर करती हैं और अट्रैक्ट करती हैं। आप सोचो कि 300 बिलियन की वेल्थ का अगर 5% यानी कि 15 बिलियन आम एम्प्लॉइज के हाथों में वेल्थ क्रिएट हुआ है। ये बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएशन हो रही है। और इस डायमेंशन में अगर आप देखें तो सरकार अगर इस टैक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करती है कि भाई आपने ईसॉप को शेयर्स में कन्वर्ट किया, एक्सरसाइज करके उसी समय टैक्स कर दिया, जबकि इंसान के हाथ में तो पैसे ही नहीं है उस वक्त टैक्स भरने के, तो ये कितना बड़ा डिसइंसेंटिव है, राइट? तो ये पूरी वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी है अगर इसको रिलैक्स किया जाए। मैं उस नजर से आपकी बात को छोटा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि ये पूरी चीज बहुत बड़ी स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को फ्यूल कर सकती है। हाँ, मेरे माइंड में बिल्कुल ये था, तभी मैंने इसका जिक्र किया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, जब भी मैं बात करता हूँ बहुत सारे स्टार्टअप्स के, तो उनके सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि ये बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं अगर आप सवाल पूछ रहे थे कि हम मतलब हमारी सबसे बड़ी डिजायर क्या होगी अगर वित्त मंत्री जी हमारी बात सुन रही हो, तो देखिए 60,000 से ऊपर स्टार्टअप हैं। हम खुद आपको हैरानी होगी कि शिपरॉकेट के सिस्टम से हम लोग को 2.5 लाख से ऊपर एंटरप्रेन्योर जो है वो डिजिटल ई कॉमर्स कर रहे हैं। 75,000 सेलर हैं अभी जो कि एक्टिवली शिपिंग करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म को यूज करके। ये इस तरीके से ये इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है और आप हैरान होंगे कि कितना ज्यादा ये ग्रोथ टियर 3, टियर 2, टियर आई डोंट नो टियर 4, मतलब जो जयपुर और लुधियाना से जो शिपमेंट्स हो रही हैं वो उनकी क्वांटिटी आप देखेंगे तो सोचिए कितनी बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप ग्रो कर रही है। हम इतना बड़े ग्रोथ को D2C का हम अपने आप को ऐसे देखते हैं कि हम इसके एक इनेबलर हैं। हम बहुत सारा काम कर रहे हैं टू फैसिलिटेट डायरेक्ट कॉमर्स, जिसको डायरेक्ट टू कंज्यूमर बोलते हैं, और इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं और हम चाहते हैं कि इसके लिए गवर्नमेंट एक सिंगल विंडो लेके आए जिसकी वजह से सारे रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन, GST, MSME सर्टिफिकेट, शॉप्स एस्टैब्लिशमेंट, इसकी एक विंडो होनी चाहिए। बिकॉज हम जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, जैसे हमने एक सिस्टम बनाया कि भाई एक दिन के अंदर, आधे दिन के अंदर आप शिपिंग शुरू कर सकते हैं शिपरॉकेट पे आए तो, वैसे ही क्या सारे रजिस्ट्रेशन, सारे कंप्लायंसेस एक इजी तरीका नहीं हो सकता? ये पूरे सिस्टम को बहुत ज्यादा फ्यूल करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कंप्लायंस को लेके बहुत दिक्कतें हैं जो फेस की जा रही है मौजूदा दौर में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, मेरा लास्ट सवाल है एनवी सर से। सर, क्योंकि सरकार का जो पूरा फोकस है डिजिटल इंक्लूजन ग्रोथ के ऊपर है, पूरे तरीके से सरकार चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें बेहतर तरीके से करें, तो ऐसे में आपकी क्या लगता है, बजट से क्या डिमांड है आपकी कि जो पूरी होनी चाहिए? तो हर्ष, मैं जो काम कर रहा हूँ, हमारी कंपनी जो काम कर रही है, हमारा ये मानना है कि एजुकेशन जो है, अभी भी क्वालिटी एजुकेशन काफ़ी महंगी है और महंगी है, और उसको हम मंथली पेमेंट कैसे हम करवा सकते हैं, उसी मकसद में हम जुड़े हुए हैं। अभी कोविड महामारी और पैंडेमिक के कारण काफ़ी लोगों को बहुत परेशानी हुई है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो स्कूल और कोचिंग क्लास के ओनर्स हैं। लेसर सेड द बेटर, क्योंकि बहुत बहुत परेशानी हुई है। तो ये एक ऐसा हमें पता है कि कुछ एडटेक कंपनीज ने काफ़ी अच्छा काम भी किया है, उनकी अडॉप्शन भी अच्छी खासी ग्रो हुई है, लेकिन उसमें कुछ हमें लिमिटेशन भी दिख रही हैं, क्योंकि काफ़ी जो लर्निंग होती है वो एक हद तक ही आप ऑनलाइन कर सकते हैं, उसके बाद आपको ऑफलाइन करनी पड़ती है। अगर आप ऑफिस का काम भी अगर करते हैं तो पता नहीं आकाश और तन्मय मानेंगे कि नहीं, कि कुछ इंटेंस डिस्कशन जो होती है वो ऑफिस में के एनवायरनमेंट में ही हो सकती है, वो ऑनलाइन थोड़ी सी। तो मैं ये चाहूँगा कि ये हमें एक बहुत ही अच्छा मौका मिला है टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का, लेकिन मुझे लगता है इतने सारी बैकलॉग है, लर्निंग गैप्स हैं, उसके कारण मेरी तो गुजारिश ये होगी वित्त मंत्री जी से कि एजुकेशन का बजट और बढ़ाएं, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी अफेक्ट हुए हैं, जिनका लर्निंग गैप्स बहुत हुए हैं, और अगर उनको मदद चाहिए, कई एडवांस नेशंस में ऐसा भी है कि स्कूल कूपन्स देते हैं या एजुकेशन कूपन्स देते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की तरह आप ले लीजिए, या ई-रूपी की तरह ले लीजिए, जहाँ पे अगर समझिए किसी परिवार को 500 रुपये या 1000 रुपये का अगर वाउचर मिलता है, उनके पास ये सुविधा होती है कि चाहे वो इस स्कूल में पढ़ें या इस एडटेक में पढ़ें या उस एडटेक में पढ़ें,
जिससे क्या होता है कि सरकार को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है कि स्पेंड भी उन्हीं को करना है, खर्चा भी उन्हीं को करना है और पढ़ाना भी उन्हीं को है, शायद नहीं। तो एक एफिशिएंट सिस्टम ऐसे बन सकता है जहां पे वो स्कूल वाउचर्स या एजुकेशन वाउचर्स जैसे डीबीटी के तौर पे दे दें, और उसका जो बेनिफिट है वो डायरेक्टली लर्नर्स या स्टूडेंट्स के हाथ में हो, और उनकी चॉइस है कि वो यहाँ से पढ़ना चाहें या वहां से पढ़ना चाहें। इससे मुझे लगता है कि काफी फर्क पड़ सकता है, और मुझे लगता है कि सरकार को काफी इससे बचाव भी हो सकता है। जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में काफी लीकेजेस जैसे उन्होंने कम किए, उसी तरह मुझे लगता है कि यहाँ पे भी हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल सही बोला। और आपने तमाम सवालों के बहुत अच्छे से जवाब दिए, और जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं भी ये चाहता हूँ कि वो इस चीज को देखें, समझे कि जो मौजूदा दौर में जो स्टार्टअप्स हैं वो किन परेशानियों, किन चुनौतियों से जूझ रहे हैं और क्या उनकी बजट से डिमांड है। सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने व्यूअर्स से हर बार की तरह गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बिजनेस से जुड़े हर अपडेट के लिए सिर्फ हमारे चैनल से बेस्ट कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद हर्ष। थैंक यू हर्ष। थैंक यू हर्ष। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।